गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये है हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और रोजाना इस टाइम पे हम लोग सुबह 10:30 बजे पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, कुछ रोज की खबरें और आर एस टीवी एल एस टीवी डिबेट, वो भी हिंदी में। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कल क्लास नहीं हो पाई थी सुबह, तो कल का मैटर हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीजें हैं देखते हुए। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से जाके या एप्पल के स्टोर से जाके, और वहां से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। दोनों लिंकों को आप लोग फॉलो जरूर कर लेंगे। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक अपलोड कर देता हूँ। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, 100 से भी ज्यादा, जो आपको आपकी तैयारियों में मदद करेंगे, यूपीएससी के लिए आपके लिए हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे हर महीने शुरू होते रहते हैं। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस कोर्स है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है अनअकैडमी का, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, एसए का पेपर और टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट तैयारी होती है। और इसके लिए आपको प्लस पे लाइव क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज लाइव होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और जो शेड्यूल होगा स्ट्रक्चर शेड्यूल, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक सारा पढ़ाया जाएगा। यानी प्लस कोर्स का जो 12 महीने यानी 1 ईयर का जो फीस है 49,500 रुपए। लेकिन ये है कोड, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट में मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट 12 महीने यानी 1 साल की फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपए। वहीं आप अगर 24 महीने यानी 2 साल का प्लान लेते हैं 2 ईयर का, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। और वहीं अगर 36 महीने यानी 3 साल का प्लान लेते हैं 3 ईयर का, 90,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 81,000 रुपए। ये सारे प्लान, ये सारी चीजें। दूसरा जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि पूरा कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है। इसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का प्लान है आइकॉनिक का, यानी 1 ईयर का जो चार्ज है 69,500। कोड का इस्तेमाल 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट फीस 62,550। वहीं अगर 24 महीने या 2 साल का ले लेते हैं आइकॉनिक, 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। वहीं अगर 36 महीने का यानी 3 साल का आइकॉनिक लेते हैं 1,41,000, तो कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। और अब आप इसके अलावा ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे अलग से 12 महीने का, यानी अगर 1 साल के लिए आप ऑप्शनल का एडमिशन लेते हैं तो फीस है 27,500। इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी 24,750। वहीं अगर 24 महीने का ले लेते हैं 2 ईयर का प्लान, 40,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही था। ये टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स 2021 जो लोग देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं भी देंगे उनको भी सीखने को बहुत कुछ भी मिलेगा। तो ये सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये सबके लिए फ्री है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, इसकी जो रैंकिंग होगी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग की जाएगी, जैसे कि यूपीएससी प्री एग्जाम में होता है। एग्जाम तो होता ऑफलाइन है, लेकिन उसकी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, जितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं सबके बीच। तो वही जितने बीच ओपन एग्जाम है सबके लिए ऑल ओवर इंडिया, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप खुद ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए ज्वाइन करें, और आप ऑल ओवर इंडिया इसमें रैंकिंग आएगी आप लोगों की, और एग्जाम के पहले प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाना है। इस ऐप पे जाएंगे तो यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे जाइए, वहीं पे आपको दिखेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें करना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है, बस वहां पे रजिस्ट्रेशन के समय आपसे एक कोड मांगेगा। तो कोड में जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP,
आप इस कोड को डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे फ्री में हो जाएगा। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना आपको, 1 रुपए भी नहीं। आप आराम से ज्वाइन करेंगे और इसको आराम से अपना प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर को, जो दूसरा है वो होगा 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे। ठीक है, 11 बजे टाइमिंग है। संडे संडे होगा, लेकिन संडे संडे होगा 14 दिन पे, अल्टरनेटिव संडेज पे होगा 14 दिन पे, यानी एक 6 को होगा, दूसरा 20 को होगा, फिर आगे 20 के बाद जो संडे होगा वो गैप करके अगले संडे को होगा। टोटल जो टेस्ट होगा 45 मिनट का होगा। इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल 13 टेस्ट होंगे, जिसमें से पहला जो टेस्ट है वो 6 दिसंबर 11 बजे हो चुका है ये, और दूसरा टेस्ट अभी जो होगा ये 20 दिसंबर को 11 बजे। तो आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव संडेज होगा, प्रैक्टिस करने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसमें जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे, टॉप 1 से 3 यानी टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे वो चाहे तो इसमें जो होंगे तो 3 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या इनको अमेजन का एक बेहतरीन गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो जितने का सब्सक्रिप्शन होगा, इनके 3 महीने का जो चार्ज है उतने का ही अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। बाकी जो 4 महीने का है, सॉरी, जो रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक आएंगे उनको 1000 रुपए का अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, 1000 रुपए का। ठीक है ना। और इस पे जो मिलेगा, या तो आप 3 महीने का अनअकैडमी का फ्री में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या अमेजन का गिफ्ट कार्ड। इतने ही वैल्यू का मिलेगा जितने महीने का 3 महीने का फीस है अमेजन का। ठीक है ना। आगे देखिए, आप लोगों को पता है कि यूपीएससी सीएससी के लिए अब 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसके लिए एक बैच शुरू हो चुका है यहाँ पे, बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये सारी चीजें इसमें कवर कराई जाएंगी और टॉप एडुकेटर्स आपको अनअकैडमी के पढ़ाएंगे। ये बैच है एक, ये बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, ये 2022 के लिए फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, ये 2023 के लिए फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अब जो हम लोग रोजाना पढ़ते हैं सुबह 10:30 बजे, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करते हैं। पहले तो कुछ डेली न्यूज पढ़ते हैं जो रोज की खबरें हैं, फिर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं हिंदी में। उसके बाद राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का जो डिबेट आता है ये इंग्लिश में आता है, और इस डिबेट को हम लोग हिंदी में यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक, तो चलिए। और इसका जो सोर्स है, जो डेली न्यूज और जो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं उसका जो सोर्स है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहाँ से जो भी जरूरत होता है मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आज के डेली न्यूज में क्या क्या खबरें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो हम लोग पढ़ेंगे। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2020 का भारत जल प्रभाव सम्मेलन हुआ है, और ये भारत में जल के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के उपाय और उचित नीतियों के लिए किया जाता है, प्रत्येक वर्ष होता है। तो ये दूसरा है हिमालयन सीरो, एक पशु है, एक जानवर है जो भी हिमाचल प्रदेश एरिया में देखा गया है, इसके बारे में देखेंगे। विजय दिवस, प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। सॉरी, हाँ, तो वो हम लोग देखेंगे क्या कैसे। वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखेंगे, क्या वल्लभ भाई पटेल के बारे में सारी चीजें। ठीक है ना। 16 दिसंबर को भी विजय दिवस मनाया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। और वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी 15 दिसंबर को, उसके बारे में पढ़ेंगे। रोडम नरसिम्हा एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, इनके बारे में देखेंगे। और डाक पे कि भारतीय डाक विभाग ने एक मोबाइल ऐप का अभी निकाला है जिसका नाम है डाक पे। तो ये सब टॉपिक हम लोग अभी कवर करते हुए चलेंगे एक एक करके। पहला टॉपिक है हमारा भारत जल प्रभाव सम्मेलन के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देखते हुए आप चलिए। एक मिनट। क्या है भारत जल प्रभाव सम्मेलन, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2020, इसकी बात हो रही है। 2020 का इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट हुआ, क्यों, क्या, कैसे, कौन कराता है, एक एक करके देखते हुए चलिए। कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा 5वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आभासी तरीके से आयोजन किया गया। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन एंड मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा ये 5वां जल भारत प्रभाव सम्मेलन है जो 2020 में इसका आयोजन किया गया है, वो भी ऑनलाइन तरीके से।
आभासी यानी ऑनलाइन तरीके से किया गया। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS 2020 का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें देखते हुए चलिए क्या कह रहा है। इस सम्मेलन के बारे में पहले आप जान ले लीजिए क्या है इस सम्मेलन के बारे में। भारत जल प्रभाव 2020 एक 5 दिवसीय सम्मेलन है। ये 5 दिनों का कार्यक्रम है, ये भी 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें जल संरक्षण, जल सुरक्षा और नदियों को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए भारत सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञ और शोधार्थी इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो भारत जल प्रभाव 2020 है, ये जो सम्मेलन है 5 दिनों का सम्मेलन होगा। इसमें मेनली क्या है कि जल के संरक्षण के लिए, जल की सुरक्षा के लिए और नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, यानी जो गंदी नदियां उनको साफ करने के लिए और इन सब सारी चीजों के लिए, इन उपायों पे क्या क्या इसके लिए उपाय होंगे, इस पे चर्चा करने के लिए भारत के साथ साथ और भी जो देश हैं उसके विशेषज्ञ और भी जो शोधकर्ता है वो इसमें शामिल होंगे। और इसकी विषय वस्तु और थीम क्या है इस वर्ष 2020 के भारत जल प्रभाव सम्मेलन का? इस वर्ष सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? अर्थ गंगा, नदी संरक्षण और विकास। क्या है थीम? अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। इस थीम के साथ किया गया है अर्थ गंगा, नदी संरक्षण और विकास 2020 का। और सम्मेलन के दौरान क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन, भारत में कीचड़ प्रबंधन के विकास हेतु, कीचड़ प्रबंधन के विकास हेतु नॉर्वे के जैव अर्थव्यवस्था शोध संस्थान यानी NIBIO, द नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च और सी गंगा ने संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। क्लियर? तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। इस बार का जो थीम है 2020 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थ गंगा, नदी संरक्षण और विकास। ठीक है, गंगा के बारे में। तो अब उसके बारे में देखेंगे क्या है। अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ इस बार का थीम है। तो क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। क्या कह रहा है यहां पे ध्यान में देखेंगे, सॉरी ये दब गया। हाँ, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये और राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की एक क्रियान्वयन इकाई है। ये जो NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये किसकी? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की एक इकाई है। और उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में स्थापित राष्ट्रीय गंगा परिषद, नेशनल गंगा काउंसिल ने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया था। और ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इसको 2016 में किसने? NGC, नेशनल गंगा काउंसिल ने स्थापित किया था। और NMCG की स्थापना वर्ष 2011 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना। और यह जो है ये 2 स्तरीय प्रबंधन संरचना है, जिसमें शासी परिषद और कार्यकारी समितियां इत्यादि शामिल हैं। आगे देखिए, अभी जो NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसका उद्देश्य क्या है ये देखिए। व्यापक नियोजन और प्रबंधन के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने हेतु एक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाना, ताकि गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और जल की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रवाह बनाए रखना। यह है NMCG का उद्देश्य। और क्या उद्देश्य है NMCG का? वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए 2014 में ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था और यह कार्यक्रम NMCG के तहत ही चल रहा है। और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य स्तरीय समकक्ष संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, नमामि गंगे। और इस कार्यक्रम का कुल बजट 20,000 करोड़ रुपए है। और इसके प्रमुख स्तंभ क्या है नमामि गंगे के, ये देखते हुए चलिए। क्या है प्रमुख स्तंभ? कि सीवरेज ट्रीटमेंट अवसंरचना और औद्योगिक कचरे का निस्तारण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
और नदी की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण और जन जागरूकता फैलाना लोगों के अंदर में, नदी की सफाई के बारे में, जैव विविधता, वनीकरण के बारे में। सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज ने इसे वर्ष 2016 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IITK में स्थापित किया था। ठीक है, और यह गंगा नदी बेसिन के सतत विकास के लिए ज्ञान और सूचना के निर्माण तथा प्रसार की दिशा में भी कार्य करता है। और यह केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालयन सीरो। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यही है वो जानवर हिमालयन सीरो। ठीक है, इसको अभी हाल ही में देखा गया हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में। स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक आप समझिए रेगिस्तान टाइप का क्षेत्र है, थोड़ा सा सूखा क्षेत्र। तो इसके बारे में वहीं पे देखा गया, वहां पे ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पे ठंड पड़ती है। ठंडा रेगिस्तानी यानी बर्फ वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बर्फ ज्यादा होते हैं, बर्फबारी होती है इसीलिए। तो क्या कह रहा है कि हाल ही में हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है, जहां स्पीति, उसको स्पीति कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया है। जो जानवर है इसका नाम है सीरो, और हिमाचल एरिया में पाया जाता है, हिमालय के ठंडे रेगिस्तान में यानी स्पीति क्षेत्रों में, इसलिए हिमालयन सीरो इसे कहा जाता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है इसके बारे में, पहले आप हिमालयन सीरो के बारे में जानिए कि हिमालयन सीरो बकरी, गधा, गाय या एक सूअर के समान दिखता है। इसकी शारीरिक विशेषताएं कैसी हैं? इसके सिर बड़े, गर्दन मोटी, अंग छोटे, खच्चर जैसे कान और काले बालों वाला एक मध्यम आकार का ये स्तनपायी जीव है। इसकी उपजाति कौन कौन सी हैं? सीरो की कई प्रजातियां हैं और ये सभी एशिया में ही पाई जाती हैं। और हिमालयन सीरो या कैप्रिकॉर्निस सुमांत्रेसिस थार हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित है। इसको हिमालयन सीरो या कैप्रिकॉर्निस सुमांत्रेसिस थार भी कहते हैं, और एक केवल हिमालयी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आहार क्या है, क्या खाते हैं ये? हिमालयन सीरो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, भौगोलिक स्थिति इनकी कहाँ है, कहाँ? ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र या तिब्बत हिमालय क्षेत्र ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं और ये सब इत्यादि इसमें शामिल है। भौगोलिक स्थिति ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र में या तिब्बत हिमालय क्षेत्र में क्या है? ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रृंखला इत्यादि शामिल है। और ये जो जानवर है हिमालयन सीरो आमतौर पर 2000 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और ये पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, परंतु ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी नवीनतम उपस्थिति क्या है? नवीनतम उपस्थिति देखिए, ये यही जानवर है, आप लोग इमेज में देखते हुए चलिए। इसकी नवीनतम उपस्थिति क्या है, क्यों चर्चा में अभी कि हिमालयन सीरो को हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हरलिंग गांव के पास देखा गया था, और स्पीति हिमालय के ठंडे पर्वतीय रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय रेगिस्तान, ठंडा यानी बर्फबारी होती है, और यह घाटी समुद्र तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और यह पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश के सीरो को मानव द्वारा देखा गया है। और सीरो को रूपी भवा वन्य जीव अभयारण्य और चंबा में भी देखा गया है। तो जो रूपी भवा वन्य जीव अभयारण्य है, इसके बारे में एक दो पॉइंट है, देख लीजिए कि ये जो अभयारण्य है, यह अभयारण्य स्थानिक रूप से व्यापक अल्पाइन चरागाहों के साथ साथ कई ट्रेक, ट्रेल्स और दर्रों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे पाए जाते हैं, जो इसे पड़ोसी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क से भी जोड़ते हैं। तो यही है वो जानवर हिमालयन सीरो। और इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है? IUCN की रेड लिस्ट यानी सुभेद की सूची में आता है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में आता है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी आता है। आप लोग को याद होगा से 1-1.5-2 महीने पहले जब मैं करंट यहाँ पे पढ़ाता था, तो यहाँ पे क्या था कि IUCN
और साइट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में भी पढ़ लीजिए। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी अनुसूची 1, इसमें टोटल 6 अनुसूचियां होती हैं इस अधिनियम में। इन अनुसूचियों के बारे में कि कौन कौन सा अनुसूची में किस किस टाइप के जानवर आते हैं और उसके आधार क्या है, तो ये भी जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कह रहा है, ये देखिए पहले कि देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। क्यों बनाया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में? देश के पारिस्थितिकी और पर्यावरण एनवायरमेंट इकोलॉजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और जो भी हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी में जो भी वन्य प्राणी है या जो पंछी हैं या जो भी पादप, वृक्ष, पशु, पक्षी, पौधे, फूल जो भी हैं, उनसे संबंधित एक तो उनका संरक्षण और उनके अध्ययन के लिए ये अधिनियम बनाया गया है, उनकी सुरक्षा, संरक्षण और अध्ययन से संबंधित। आगे देखिए, यह जो अधिनियम है 1972, इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये ध्यान में रखिएगा, इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर नहीं आता है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, उसको छोड़कर यह संपूर्ण भारत में लागू है। और इस अधिनियम का उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्त प्राय वनस्पतियों, जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। और क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए कि भारत सरकार ने देश के वन्य जीवों की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी एवं वन्य जीवन तथा उनसे व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया। भारत सरकार ने क्यों किया यह अधिनियम लागू? देश के वन्य जीवों की रक्षा करने, उनके अवैध शिकार को, तस्करी को, इन सब चीजों को रोकने और उनके वन्य जीवन में जिस जंगलों में रहते हैं वहां पर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनका अवैध व्यापार न किया जा सके, इन सब चीजों के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम को बनाया और इसे जनवरी 2003 में संशोधित किया गया। जो 1972 में नियम बना, 2003 में फिर इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए तथा कानून के तहत अपराधों के लिए सजा एवं जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया। 2003 में इसमें जो संशोधन हुए तो वन्य जीव से संबंधित जो लोग अपराध करेंगे, जो लोग तस्करी करेंगे जानवरों का या जो भी नुकसान पहुंचाएंगे, उनके लिए जो सजा और जुर्माना था, सजा और दंड, इसको और कठोर किया गया 2003 के संशोधन के द्वारा। आगे देखिए, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें टोटल 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अनुसूची 1 में देखिए क्या कह रहा है। अनुसूची 1 और 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर जानवरों को 1 और 2 में रखा गया है। और 1 और 2 अनुसूची में जो जानवर है उनके शिकार पे, प्रबंधन पे या जो भी अवैध व्यापार करता है, तस्करी करता है, तो इन सब चीजों का जुर्माना और दंड का प्रावधान है। क्या, ध्यान से देखिए अनुसूची 1, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसका अनुसूची 1 है ये। इसमें क्या कह रहा है कि इस अनुसूची में 43 वन्य जीव शामिल हैं और इनमें सुअर से लेकर कई तरह के हिरन, बंदर, भालू, चिकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉल्फिन, ये भी ध्यान रखेंगे, डॉल्फिन, कई तरह की जंगली बिल्लियां कई तरह की, यानी तेंदुए, बाघ वगैरह, ये सब, बारहसिंघा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले अनेक जानवर शामिल हैं। मतलब ज्यादातर जानवर शामिल हैं अनुसूची 1 में। इसके अलावा इसमें कई जलीय जंतु और सरीसृप भी शामिल है। जलीय जंतु भी देखिए, डॉल्फिन की बात आई, जलीय जंतु है, ये भी इसमें शामिल है। और इस अनुसूची के 4 भाग हैं। ये जो अनुसूची 1 है इसके 4 भाग हैं और इसमें शामिल जीवों का शिकार करने पर, अनुसूची 1 में शामिल जीवों का शिकार करने पर इसकी धारा है अनुसूची 1 की, धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और धारा 62 के तहत दंड का भी प्रावधान है। क्लियर, दंड का प्रावधान है क्या? आगे देखिए, और अनुसूची 2 के बारे में देखिए कि इस अनुसूची में शामिल वन्य जीवों के शिकार पर धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 58, 61, 51, 61 और 62 के तहत, इसके तहत अनुसूची 2 में भी इसी धारा के तहत सजा का प्रावधान है। और अनुसूची 2 में
कई तरह के बंदर, लंगूर, शाही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल हैं और इसके अलावा अन्य कई तरह के जानवर भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इन दोनों अनुसूचियों में शामिल जानवरों का शिकार करने पर, यानी अनुसूची 1 और अनुसूची 2, इन दोनों अनुसूचियों में अगर मान लीजिए जो भी जानवर शामिल है अगर उनका शिकार किया जाता है तो कम से कम मिनिमम जो है वो 3 साल और अधिकतम 7 साल के जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। और इसके तहत कम से कम 10,000 जुर्माना मिनिमम और अधिकतम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें है। जो लोग अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में शामिल जानवरों का शिकार करते हैं उनके लिए धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और 62 के तहत सजा मिलेगा। आगे देखिए। और यही अपराध जो उन लोगों ने किया है, मतलब अनुसूची 1 अनुसूची 2 से संबंधित अगर बार बार अपराध लोग करते, एक बार किए अगर दूसरी बार भी वही अपराध हुआ तो सजा तो उतनी ही है कारावास की, लेकिन जो न्यूनतम जुर्माना 10,000 था उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया जाएगा। ठीक। अनुसूची 3 और 4 के बारे में देखिए कि इसके तहत भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सूची में शामिल जानवरों और पक्षियों के शिकार पर बहुत कम दंड का प्रावधान है। अनुसूची 5 में इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6 इसमें दुर्लभ पौधों, पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है। ठीक है, तो ये 6 अनुसूचियां इसके बारे में जो हमने देखा ध्यान से। आगे क्या कह रहा है, और ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, क्या खास है इस कानून में? इस कानून में क्या खास बात है इनके संरक्षण के लिए? ये देखिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अंतर्गत क्या आता है, वन्य जीवों के शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध विधिक सुरक्षा प्रदान की गई है। कानूनी सुरक्षा है, जानवरों को उनका शिकार नहीं हो सकता, उनका वाणिज्यिक शोषण यानी उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। होता क्या कि लोग जानवरों का शिकार करते हैं, उनके चमड़ों का, उनका तो जानवरों के शरीर के सारे पार्ट लगभग मार्केट में बिक जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। संरक्षण और खतरे की स्थिति के अनुसार वन्य जीवों को अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में रखा जाता है। जो 6 अनुसूचियां दिखाया था अलग अलग अनुसूची में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इनके उपबंधों का अतिक्रमण करने संबंधी अपराध के लिए दंड का भी प्रावधान है जो हमने पढ़ा। और वन्य जीव अपराध हेतु प्रयोग में लाए गए किसी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, कि अगर आप वन्य जीव अपराध के हेतु किसी भी उपकरण का उपयोग करते हैं, वाहन का, हथियार का, वो सब जब्त हो जाएगा। और वन्य जीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी जो वन्य जीव है उनको और वो जहां पे रहते हैं उस स्थान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश भर में सुरक्षित क्षेत्र अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व आदि सृजित किए गए हैं, वो भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधी कानून के प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण हेतु वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना भी की गई है। ठीक है, और वन्य जीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को अधिकार दिए गए हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगला है विजय दिवस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। हमारे यहाँ भारत में प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? अभी 16 दिसंबर 2020 को भी मनाया गया। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत विजय प्राप्त किया था, उसी उपलक्ष्य में हुआ था, 16 दिसंबर को ही हुआ था। क्या है, ध्यान से पढ़िए कि वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रति वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में विजय दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस बार जो 16 दिसंबर 2020 को ये मनाया गया है, इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और सरकार इस अवसर को मनाने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ठीक है, गोल्डन जुबली हो गया इसलिए। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सभी सैनिकों को समर्पित है, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है अमर जवान, उन सभी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।
और साथ ही यह स्मारक उन सैनिकों की भी याद दिलाता है जिन्होंने शांति अभियानों में भी बलिदान दिया है। हुआ क्या था, भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया था और यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 13 दिनों तक लड़ा गया था। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना जिसमें मुक्ति वाहिनी सेना भी शामिल थी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था 16 दिसंबर 1971 को, इसीलिए इसी दिन मनाया जाता है। और मुक्ति वाहिनी उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो मुक्ति वाहिनी सेना उसमें शामिल थी। तो ये सशस्त्र संगठन है जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना के विरुद्ध युद्ध में लड़े थे और यह एक गुरिल्ला प्रतिरोध आंदोलन भी था। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और क्या कह रहा है, इसी दिन 16 दिसंबर वाले दिन ही बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसीलिए बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस यानी अपना विजय दिवस मनाता है, विजय दिवस मनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में जानेंगे। वैसे आप लोग इनके बारे में जानते भी हैं, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। और 15 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि थी। वही 15 दिसंबर 2020 को इनकी पुण्यतिथि थी, 70वीं पुण्यतिथि। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसीलिए चर्चा में है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने लंदन जाकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और वापस आकर भारत में वकालत करने लगे थे। और वर्ष 1917 में वे महात्मा गांधी से मिले और गांधी जी से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। ठीक, और वर्ष 1920 में सरदार पटेल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और उन्होंने शराबबंदी, छुआछूत, जातिगत भेदभाव के आदि के विरुद्ध भी दृढ़ता के साथ यानी शक्ति के साथ कार्य भी किया। ये सब आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा भी होगा। और आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखते हुए चलिए कि वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि भी प्रदान की गई। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष में पढ़ा होगा, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का दौर था मॉडर्न इंडिया में, कौन सा गुजरात में प्रमुख किसान नेतृत्व था? बारदोली। ठीक है, इसी में बारदोली सत्याग्रह में किया था और यहीं की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार पटेल को, मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। आगे देखिए, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरदार पटेल को तत्कालीन 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में शामिल करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया और जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। कि जब देश आजाद हो गया उस समय क्या हुआ था कि 562 रियासतों को देश में, स्वतंत्र भारत में शामिल करने की, जो छोटी छोटी रियासतें पूरे देश में फैली हुई थी, उनको भारत में शामिल करने का कार्य वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया था। इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया भी था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया और उन्हें वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है, आप लोगों को पता ही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रोडम नरसिम्हा। रोडम नरसिम्हा के बारे में देखिए क्यों चर्चा में है। एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, अभी इनका देहांत हो गया 87 वर्ष की उम्र में 14 तारीख को। ध्यान से कि 14 दिसंबर 2020 को प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित रोडम नरसिम्हा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, ये पद्म विभूषण से सम्मानित भी थे। 20 जुलाई 1933 को जन्मे प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा ने एरोस्पेस के क्षेत्र में काफी ख्याति हासिल की थी। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्होंने वर्ष 1962 से वर्ष 1999 तक भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में
एरोस्पेस इंजीनियरिंग के शिक्षक के रूप में कार्य किया था और साथ ही उन्होंने नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के निदेशक के पद पर भी कार्य किया था। तो इन चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एरोस्पेस के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें वर्ष 2013 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। और पहला भारत रत्न। रोडम नरसिम्हा ने भारत की विज्ञान नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एरोस्पेस के बेहतरीन साइंटिस्ट थे। अब डाक पे के बारे में देखिए। डाक पे भारतीय डाक विभाग ने अभी निकाला एक ऐप लॉन्च किया है उसके बारे में कि हाल ही में डाक विभाग डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इन दोनों ने मिलकर डीओपी और आईपीपीबी ने मिलकर वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से डाक पे नामक एक नया डिजिटल भुगतान ऐप है। ये ठीक है, डिजिटल भुगतान लेन देन का ऐप है, लॉन्च किया है बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखें जैसे गूगल पे, फोन पे, भीम वगैरह ये सब है, उसी तरीके का डिजिटल भुगतान पे ऐप है ये। और एक ज्ञात हो कि डॉक पे केवल एक डिजिटल भुगतान ऐप ही नहीं है बल्कि देश भर में फैले डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना भी है। क्लियर? आगे देखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग के तहत वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था आईपीपीबी को, और इसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है आईपीपीबी में, और इसका उद्देश्य भारत के आम नागरिकों तक सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है आईपीपीबी का कार्य। ठीक है, ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, कुछ मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल्स लेकर के आया हूँ, एडिटोरियल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों के लिए वो लेकर के आया हूँ हिंदी में। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, तो आज 4 एडिटोरियल्स हैं। क्या क्या? पहला है कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी करना, डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल है, और सोर्स है डाउन टू अर्थ, और मुद्दा है गवर्नेंस का, शासन व्यवस्था का। यानी कि जितने भी विद्युत क्षेत्र है भारत में जो कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसके उत्सर्जन में कमी लाने की बात की जा रही है। ठीक है। दूसरा है 12वां गृह शिखर सम्मेलन, सोर्स है इसका पीआईबी का आर्टिकल है, मुद्दा है गवर्नेंस का, शासन व्यवस्था का। तीसरा आर्टिकल है म्यूकरमाइकोसिस फंगल संक्रमण, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मुद्दा है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल संक्रमण है जो कोविड-19 के दौरान कुछ व्यक्तियों के अंदर देखा गया। चौथा आर्टिकल है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में महिलाओं से संबंधित डेटा, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य का सर्वेक्षण आया है और इस सर्वेक्षण में महिलाओं से संबंधित डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, और मुद्दा है शासन व्यवस्था, गवर्नेंस का। एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। पहला है कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी करना। ठीक है, कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी करना। क्या कह रहा है, क्यों चर्चा में, ध्यान से पढ़िए कि हाल ही में थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा आयोजित एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने भारत के कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फुटप्रिंट्स को कम करने के उपायों पर चर्चा की है। क्योंकि कोयला से जो जहां भी विद्युत का उत्पादन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा मात्रा में निकलती है, जिससे हमारे ग्रीन हाउस गैस हो, हमारे पर्यावरण, इन सबको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या है ये ध्यान में रखिए कि किसने, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक थिंक टैंक है। अब ये देखेंगे किसके सेक्टर में, साइंस एनवायरनमेंट के सेक्शन में ये काम करता है, तो इसने ही ये किया। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है ये देखिए। पहले जो प्रमुख बिंदु है वो देखिए कि भारत में विद्युत उत्पादन का क्या क्या तरीका है, किस किस तरीके से विद्युत का भारत में उत्पादन किया जाता है। भारत मुख्य रूप से 3 प्रकार के थर्मल पावर प्लांटों का उपयोग करता है, कोयला, गैस और तरल ईंधन। ठीक है, और इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली देश के कुल विद्युत उत्पादन में 62.2% तक का योगदान देती है।
क्लियर? क्या कह रहा है इस आप चार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कोल, लिक्विड, गैस, डीजल, ये सारा चीज है और इनके तरीके ये इतना उत्पन्न होता है। जरूर आप लोग देख लेंगे, ये सब सारा डेटा है टोटल थर्मल का। ठीक है, फिर इधर हाइड्रो से, न्यूक्लियर से, इन सब सारी चीजों से क्या है, कितना उत्पन्न होता है, ये आप डेटा जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, और जो ये सीएससी के बारे में हमने पढ़ा भी, सीएससी जो ये डेटा लाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो इसने ये बताया है क्या है, पहले आप सीएससी के बारे में जानिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएससी नई दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी संस्थान है जो भारत में पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर, और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। किसकी? सीएसई की स्थापना। और इस संस्थान ने वायु और जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा संबंधी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य भी किया है सीएसई ने। और पर्यावरण, शिक्षा और संरक्षण की दिशा में इसके योगदान के कारण वर्ष 2018 में इसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? सीएससी को। ये ध्यान में रखेंगे। अब कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र में उत्सर्जन की क्या बात कह रहा है, ये पढ़िए। क्यों, क्या है ये उत्सर्जन में, मतलब कितना उत्सर्जन है, पहले तो ये देखिए। उत्सर्जन में कमी लाने की बात इस आर्टिकल में है। तो पहले जितने भी कोयला आधारित जो भी विद्युत क्षेत्र हैं, जो जहां भी कोयला से विद्युत पैदा होता है, उसके उत्सर्जन के बारे में देखिए कि क्या उत्सर्जन होता है। भारत में कोयला आधारित थर्मल पावर क्षेत्र में CO2 के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। ठीक, कोयला के उत्पादन में, कोयला आधारित थर्मल पावर क्षेत्र में, और प्रत्येक वर्ष 1.1 गीगाटन CO2 उत्सर्जन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? भारत में कोयला आधारित जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो एक वर्ष में 1.1 गीगाटन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन करते हैं, और यह वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का 2.5% है, जो कि भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 1/3 है। और भारत में ईंधन से संबंधित CO2 उत्सर्जन का लगभग 50% है। ठीक है, उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक नीतियां कौन कौन सी हैं, ये भी देखिए। एक नीति है जिसका नाम है फ्लीट प्रौद्योगिकी और दक्षता में सुधार, नवीकरण और आधुनिकीकरण। ये हेडिंग है, ये मैं बोल्ड करना भूल गया। अब फ्लीट के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें हैं। क्या कह रहा है कि भारत में विश्व की 64% क्षमता यानी 132 गीगावाट का सबसे नवीन कोयला आधारित थर्मल प्लांट है, जो नए हैं। और सरकार के नवीकरण और आधुनिकीकरण की नीतियों को इस फ्लीट की दक्षता पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और इससे पहले क्या स्थिति थी भारत में, कि वर्ष 2015 तक भारत में 34 गीगावाट से अधिक क्षमता 25 साल से अधिक पुरानी थी, और इसका लगभग 60% भाग अत्यधिक अक्षम था, जो काम करने में नहीं था। और भारत के नवीकरण विद्युत उत्पादन में वृद्धि के चलते भविष्य में पुराने और अक्षम प्लांटों को बंद करने में मदद भी मिल सकती है। और क्या कह रहा है कि बायोमास को फायरिंग को बढ़ाना उत्सर्जन के लिए, कि बायोमास को फायरिंग को बढ़ाना है। क्या होता है ये देखिए, बायोमास को फायरिंग उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में, बॉयलर जहां पे कोयला डाल के बनाया जाता है, ईंधन के एक आंशिक विकल्प के रूप में बायोमास को छोड़ने से संबंधित करता है। बॉयलर में कोयला डालेंगे तो ये जो धुआं निकलता है इन्हीं को। और कोयले को जलाने के लिए तैयार किए गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है, और इस प्रयोजन के लिए मौजूदा कोयला विद्युत संयंत्र को आंशिक रूप से पुनर्निर्मित भी किया जाता है। और क्या कह रहा है, सब फायरिंग बायोमास को एक कुशल और स्वच्छ तरीके से और बिजली संयंत्र उत्सर्जन को कम करने के लिए विद्युत में बदलने का विकल्प है। ये सारे पॉइंट जो है अपने कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ लेंगे। बाकी तो जो शुरुआत में इंपॉर्टेंट बताया था वो इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा वो बताऊंगे। अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। बायोमास को फायरिंग विश्व स्तर पर स्वीकृत कोल फ्लीट को विकसित करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीके से, याद करने की भी जरूरत नहीं है, उतना नहीं, बस ये है कि उसके बारे में। और जो विघटन क्या होता है, विघटन का अर्थ है कार्बन की तीव्रता को कम करना, अर्थात प्रति यूनिट उत्सर्जन को कम करना।
और क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत एक ऐसा देश है जहां आमतौर पर बायोमास को जलाया जाता है, आमतौर पर, जो आसानी से उपलब्ध और एक बहुत ही सरल समाधान का उपयोग करके स्वच्छ कोयले की समस्या को हल करने के प्रति उदासीनता को भी दर्शाता है। अब क्या है, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज में निवेश करना। ये भी देखिए कि वैश्विक स्तर पर कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के लिए संघर्ष करना पड़ता है तथा भारत की संभावनाएं कम से कम 2030 तक धीमी होती दिखाई दे रही हैं और कारोबारियों को सीसीएस की लागत को कम करने के लिए स्वदेशी अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए। ये सब अपने ध्यान के लिए आप लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि कोयला परिष्करण या कोल बेनिफिकेशन के बारे में, कि कोल बेनिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है या यह तो अप्रासंगिक पदार्थ को कम करके जो कि खनन किए कोयले के साथ निकाला जाता है या संबंधित राख या दोनों को इकट्ठा करके प्राप्त किया जाता है। इस उत्सर्जन को कम करने हेतु अन्य और कौन कौन सी पहले हैं कि भारत ने 1 अप्रैल 2020 को भारत स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंडों के स्थान पर भारत स्टेज 6 को अपना लिया है, जिसे पहले वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था, लेकिन भारत ने 2020 में अपना लिया। और उजाला योजना के तहत 360 मिलियन से अधिक एलईडी बल्ब भी वितरित किए गए, जिसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 47 बिलियन यूनिट विद्युत की बचत भी हुई है और प्रतिवर्ष 38 मिलियन टन CO2 की कमी भी हुई है। ये सारी चीजें इसके लिए। और क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन होना चाहिए। क्या यह एक भारतीय पहल है जिसकी कल्पना अपनी विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन के रूप में की गई है और कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित सौर ऊर्जा की संभावना वाले देशों में। और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के मध्य जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खतरे और उनसे निपटने के उपायों के संबंध में जागरूकता भी पैदा करना है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के सार्थक रूप से निपटने के लिए केवल अक्षय ऊर्जा में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं है। कोयला क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को अपनाना भी आवश्यक है और हमें ऊर्जा रूपांतरण की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम स्थानीय और वैश्विक उत्सर्जन में कमी के सहलाभों को वास्तविक रूप में बदल सकेंगे। क्योंकि ऊर्जा की कमी और सामाजिक असमानता स्वीकार्य नहीं है, इसलिए सभी के लिए ऊर्जा के अधिकार की भी आवश्यकता है और भारत को विविध ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौर और पवन ऊर्जा में बहुत अधिक क्षमता होती है और हाइड्रोजन भी भारतीय ऊर्जा संक्रमण काल में एक गेम चेंजर होगा। तो ये सारे चेंजेस भारत को करना चाहिए। डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, इसका भी मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। अब 12वां गृह शिखर सम्मेलन के बारे में देखिए क्या कह रहा है, क्यों चर्चा में है, क्या इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में 12वें गृह यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है, गृह यानी घर को जो रेटिंग में मिलता है ये सारी चीजों के लिए, इसके लिए शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। आगे देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्या कह रहा है। 12वें गृह शिखर सम्मेलन के विषय में कुछ बातों को जानिए। इसकी विषय वस्तु या थीम क्या थी इस बार, कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें, ठीक है, ये 2020 की थीम थी। उद्देश्य क्या है कि नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है गृह शिखर सम्मेलन, और इस प्रकार यह पूरे समुदाय के लाभ हेतु अस्थायी एवं अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के निर्माण में भी मदद करेगा। इसका उद्घाटन समारोह उपराष्ट्रपति ने इस आयोजन के दौरान शाश्वत नामक एक पत्रिका और 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें, ये जो रेटिंग मिलती है गृह की, क्या एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग गृह क्या है, इसके बारे में देखिए कि यह किसी भी संपूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली भवन निर्माण के लिए, और गृह को भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान में
भारत की स्वयं की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है। ठीक है, इसकी परिकल्पना और विकास के बारे में देखिए। इसकी परिकल्पना ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी यानी द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा की गई तथा इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के साथ संयुक्त रूप से विकसित भी किया गया है। अब टेरी के बारे में देख लीजिए क्या कह रहा है कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है जो भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए ऊर्जा, पर्यावरण, सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। 1974 में स्थापित इस संस्थान को पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था तथा वर्ष 2013 में इसका नाम परिवर्तित कर ऊर्जा और संसाधन संस्थान भी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है टेरी का? ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन तैयार करने तथा इमारतों के ग्रीननेस का मूल्यांकन करने में मदद करना। किसका? टेरी का उद्देश्य। प्रणाली क्या है इसकी? इस प्रणाली को नई इमारतों जो भी स्थापना के चरण में उनके लिए के डिजाइन में सहायता करने तथा उनके मूल्यांकन के लिए विकसित किया गया है और एक इमारत का मूल्यांकन उसके पूरे जीवन चक्र के पूर्वानुमानित प्रदर्शन के आधार पर भी किया जाता है। प्रयुक्त मानक क्या है? साइट या स्थान का चयन और योजना। आगे देखिए क्या क्या प्रमुख बिंदु है। संसाधनों का संचरण और कुशल उपयोग, भवन संचालन और रख रखाव और नवाचार की स्थिति। इसका लाभ क्या है कि यह प्रणाली विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा की खपत में कमी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करके पर्यावरण में सुधार के साथ साथ समुदायों को लाभान्वित भी करती है। इससे अन्य संबंधित जो पहले हैं और ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC, इसका आयोजनकर्ता कौन है? GHTC का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। शुरुआत इसकी 2019 में हुई है। इसका उद्देश्य है आवास निर्माण के क्षेत्र को बदलते प्रतिमानों के अनुसार सक्षम बनाने हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध और सिद्ध निर्णायक तकनीकों जो कि टिकाऊ, हरित एवं आपदारोधियों की पहचान करना तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना। अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेशन इंडिया, आशा इंडिया, ये सब इसकी पहल है। और इस पहल के माध्यम से संसाधन कुशल, लचीले और टिकाऊ निर्माण के लिए नवीन सामग्री, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों की पहचान हेतु 5 इंक्यूबेशन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन इसके तहत क्या है? यह स्थानीय विकास को क्षमता और प्रौद्योगिकियों की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभिनव पहल है स्मार्ट सिटीज मिशन और यह शहरों के एकीकृत और व्यापक विकास की दिशा में भी कार्य करता है। PIB का आर्टिकल था ये सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूकर माइकोसिस फंगल संक्रमण। ये एक फंगल संक्रमण है जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस और ये अभी कोविड-19 के दौरान लोगों में पाया गया। तो क्या है इस फंगल संक्रमण के बारे में देखिए, चर्चा में क्यों है कि हाल ही में डॉक्टरों को कोविड-19 के कारण लोगों में म्यूकर माइकोसिस नामक फंगल संक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कोविड-19 के कारण रोगी की प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाती है और उन्हें फंगल संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। ठीक है ना, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है व्यक्ति का कोविड-19 के कारण, तब उसमें फंगल संक्रमण उनको फिर ज्यादा हो सकता है। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनको फंगल संक्रमण होने का ज्यादा खतरा रहता है। क्या है फंगल संक्रमण, इनके बारे में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहले ये देखिए, म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं म्यूकर माइकोसिस को। और यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो म्यूकर माइसिटिस नामक फफूंद के कारण होता है। जो म्यूकर माइकोसिस है एक फफूंद होता है, मोल्ड्स, जो जिसका नाम है म्यूकर माइसिटिस, इसके द्वारा ये होता है। और आगे देखिए और क्या कह रहा है, और म्यूकर माइकोसिस के प्रकार कितने हैं। पहला प्रकार है राइनोसेरेबल म्यूकर माइकोसिस, मैं बोल्ड करना भूल गया, यह पहला प्रकार म्यूकर माइकोसिस का, जिसके द्वारा साइनस और मस्तिष्क में प्रभाव होता है इस फंगल संक्रमण का। यह साइनस में होने वाला एक संक्रमण है
जो मस्तिष्क तक फैल सकता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस फंगल संक्रमण है, इसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। यह जो है साइनस के द्वारा होने वाला संक्रमण है, जिसको साइनस की बीमारी होती है, जो मस्तिष्क तक फैल सकती है। और अनियंत्रित मधुमेह से ग्रसित, जिसको ज्यादा डायबिटीज है, और जो लोग किडनी अपना ट्रांसप्लांट कराए हैं, ऐसे लोगों में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है, राइनोसेरेबल की। आगे देखिए, अगला है दूसरा टाइप उसका, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। यह फेफड़ों से संबंधित संक्रमण है। यह कैंसर से पीड़ित लोगों तथा अंग प्रत्यारोपण अथवा स्टेम सेल प्रत्यारोपण कराने वाले लोगों में होने वाले म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण का सबसे सामान्य प्रकार है, क्योंकि ये सब कराने से थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वगैरह पे असर पड़ता है उन्हीं चीजों से। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। ये पाचन तंत्र संबंधी है, ये संक्रमण है फंगल। म्यूकरमाइकोसिस का जो टाइप है, यह वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों, विशेष रूप से 1 माह के कम आयु के अपरिपक्व तथा जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं में अधिक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। और यह ऐसे वयस्कों में भी हो सकता है जिन्होंने एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन ज्यादा किया हो, अथवा सर्जरी करवाई हो, या ऐसी दवाओं का सेवन किया हो जो कीटाणुओं और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को कम कर देती है, तो ये उनको भी हो सकता है। और क्या चौथा कौन सा है टाइप? चौथा टाइप क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। ये त्वचा से संबंधित फंगल संक्रमण है। कवक त्वचा में किसी विच्छेद यानी सर्जरी या जलने के बाद अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी आघात होने के माध्यम से यह शरीर में प्रवेश करता है, या सर्जरी के द्वारा या जल गया हो उसके द्वारा यह क्यूटेनियस होता है। और यह उन लोगों जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर नहीं है में भी पाया जाने वाला सबसे समान प्रकार का म्यूकरमाइकोसिस है। ठीक। और पांचवा है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, यानी ये प्रसारित कैसे है, ये देखिए। इस प्रकार का संक्रमण रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रसारित हो जाता है, डिसेमिनेटेड वाला। यद्यपि यह संक्रमण सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन प्लीहा, हृदय और त्वचा जैसे अन्य भाग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। और क्या कह रहे हैं इसके बारे में? इसका जो संचरण है, जो ट्रांसमिशन है शरीर में, वो कैसे होता है? इसका संचरण श्वास, संरोपण या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। और उदाहरण के लिए बीजाणु श्वास के जरिए हवा से शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों या साइनस को संक्रमित करते हैं। और म्यूकरमाइकोसिस का संचार मानव से मानव तथा मानव और पशुओं के बीच नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और यह आमतौर पर उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, या जो ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। और इसके लक्षण कैसे होते हैं? ये जब होता है किसी को तो इसके लक्षण कैसे होते हैं? इसके सामान्य लक्षणों में चेहरे में एक तरफ सूजन, सुन्नता, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, बुखार, पेट में दर्द और मतली आदि शामिल हैं। और डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस प्रायः उन लोगों में होता है जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है, और ऐसे में यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन से लक्षण म्यूकरमाइकोसिस से संबंधित है। ज्यादातर उन्हीं को अटैक करता है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। और डिसेमिनेटेड संक्रमण से ग्रसित मरीजों में मानसिक स्थिति में बदलाव या कोमा जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जो भी हमने डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पढ़ा था। इसका निदान और परीक्षण कैसा है? क्या है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता म्यूकरमाइकोसिस का निदान करते समय चिकित्सकीय इतिहास, लक्षण, शारीरिक परीक्षणों और प्रयोगशाला परीक्षणों आदि पर पहले विचार भी करते हैं। और संक्रमण का संदेह होने पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता श्वसन तंत्र से तरल पदार्थ का नमूना एकत्र करते हैं तथा ऊतक की बायोप्सी भी करते हैं। और ऊतक बायोप्सी में म्यूकरमाइकोसिस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रभावित ऊतक के छोटे नमूनों का विश्लेषण भी किया जाता है। बायोप्सी ऊतक स्किन को लेकर के, जिस भी जगह पे होता वहां का। इसका उपचार क्या है? म्यूकरमाइकोसिस तथा फफूंद जनित अन्य संक्रमणों को रोकने के लिए कवक रोधी दवा एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और प्रायः म्यूकरमाइकोसिस में सर्जरी आवश्यक हो जाती है, इसमें संक्रमित ऊतक को काटकर
अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें सर्जरी आवश्यक हो जाती है, बायोप्सी की जाती है, कैंसर टाइप के लक्षण होते हैं। इसका रोकथाम और इलाज कैसे है? म्यूकरमाइकोसिस की रोकथाम के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं हुआ है और ऐसे में श्वास लेते समय इन कवकीय बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण को रोक पाना भी मुश्किल हो जाता है जब वे पर्यावरण में सर्वनिष्ठ हो। और जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है वे कुछ तरीकों द्वारा इस संक्रमण के प्रसार को कम भी कर सकते हैं। और इन उपायों में अत्यधिक धूल वाले क्षेत्रों जैसे विनिर्माण अथवा उत्खनन क्षेत्रों से दूर रहना, हरिकेन तथा चक्रवात के बाद जल द्वारा क्षतिग्रस्त हुई इमारतों एवं बाढ़ के पानी से सीधे संपर्क में आने से बचना, साथ ही ऐसी सभी गतिविधियों से दूर आना जहां मिट्टी के साथ संपर्क में आने की संभावना हो। और शुरुआत में ही बीमारी की पहचान तथा चिकित्सकीय हस्तक्षेप द्वारा आंखों की रोशनी को जाने से रोका जा सकता है और नाक एवं जबड़े से होने वाले नुकसान को बचाया भी जा सकता है। अब जो म्यूकरमाइकोसिस जो है ये होता किससे है? ये म्यूकरमाइसिटिस से होने वाला एक फंगल संक्रमण है। क्या है म्यूकरमाइसिटिस? पहले इसके बारे में देखिए। म्यूकरमाइसिटिस कवकों का एक समूह है जो म्यूकरमाइकोसिस का कारण बनता है और ये पूरे पर्यावरण में विशेष रूप से मिट्टी और अपक्षयित कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पत्तियों, कंपोस्ट खाद के ढेर या पशुओं के गोबर आदि में उपस्थित होते हैं। और अन्य प्रकार के कवक भी म्यूकरमाइकोसिस का कारण बन सकते हैं जो कि वैज्ञानिक गण और म्यूकोरेल से भी संबंधित होते हैं। और म्यूकरमाइकोसिस के लिए सबसे उत्तरदायी सामान्य प्रजाति राइजोपस प्रजाति और म्यूकर ही है। और ये हवा की तुलना में मिट्टी में तथा शीत एवं बसंत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक प्रचुरता से पाए जाते हैं और उस समय यह अधिक प्रभावी भी होते हैं। और प्रायः ये कवक लोगों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है उन्हें कवकीय बीजाणुओं की उपस्थिति में सांस लेने से संक्रमण का जोखिम भी होता है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, जरूर ध्यान में रखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में महिलाओं से संबंधित डेटा आया है। एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य का सर्वेक्षण आया है अभी 2019-20 का। इसमें महिलाओं से संबंधित क्या क्या डेटा आया है ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS का फुल फॉर्म याद में रखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये 5वां सर्वेक्षण है जो 2019-20 के पहले चरण का डेटा जारी किया गया है, जो भारत में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर डेटा प्रदान करता है। जो पहले चरण का डेटा है वो महिलाओं से संबंधित आया है। तो क्या है ये देखिए, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में किया जाता है। और इस सर्वेक्षण के चरण 1 में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े जारी किए गए हैं। जो पहले चरण का हुआ है 22 राज्यों के, और शेष अभी 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वेक्षण अभी दूसरे चरण का है, उसका कार्य भी जारी है। तो 22 राज्यों का आंकड़ा है केंद्र शासित प्रदेशों का। ध्यान में देखिए चर्चा में क्यों है क्या कि सभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया है तथा NFHS के लिए मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। और क्या क्या इसमें कह रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है? इस जो रिपोर्ट आया है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण विभाग का, इस रिपोर्ट में पहला पॉइंट है ये सारा महिलाओं से संबंधित डेटा है। तो पहला आया है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR के बारे में, महिलाओं से संबंधित सारे एक एक पॉइंट को इस रिपोर्ट में देखेंगे। क्या कह रहा है कि पिछले आधे दशक की समयावधि में अधिकांश भारतीय राज्यों में, जो भारत के अधिकांश राज्य हैं 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा आया है चरण 1 में महिलाओं से संबंधित, तो अधिकांश भारतीय राज्यों में TFR में गिरावट दर्ज की गई है, विशेषकर शहरी महिलाओं में। इसका अर्थ यह है कि भारत की जनसंख्या में स्थिरता आ रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है, तो ये अच्छी बात है। आगे देखिए, सिक्किम का सबसे कम TFR दर्ज किया गया है, जिसमें प्रति महिला औसतन 1.1 TFR दर्ज किया गया, और साथ ही बिहार में प्रति महिला औसतन TFR 3 दर्ज किया गया है। ठीक है,
सिक्किम में सबसे कम। और सर्वेक्षण में शामिल 22 में से 19 में टीएफआर प्रतिस्थापन दर को 2.1 से कम पाया गया है। तो टीएफआर की गणना अच्छी है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। टीएफआर क्या है? टीएफआर 15 से 49 वर्ष आयु के बीच की प्रजनन आयु के दौरान, जो महिलाओं का प्रजनन का टाइम पीरियड होता है 15 से 49, उस आयु के दौरान एक महिला से जन्म लेने वाले अनुमानित बच्चों की औसत संख्या को दर्शाता है। इन टाइम पीरियड के दौरान महिलाओं से जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी औसत संख्या को टीएफआर कहा जाता है। और प्रतिस्थापन दर क्या होता है? प्रतिस्थापन दर एक ऐसी अवस्था होती है कि जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसी को प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। कभी कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति से भी गुजरना होता है, अर्थात उनका प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचा रहता है और कुल प्रजनन दर इस स्तर के नीचे चले जाने से जनसंख्या में फिर गिरावट होती है। अगला क्या है? महिलाओं में एनीमिया की स्थिति देखी गई है इस सर्वेक्षण के दौरान। महिलाओं में एनीमिया क्या कह रहा है? सर्वेक्षण में शामिल 22 में से 13 केंद्र शासित राज्यों में या प्रदेशों में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। साथ ही एनएफएचएस 4 की तुलना में देश के आधे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की वृद्धि देखी गई है और सभी राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एनीमिया बहुत अधिक है। गर्भ निरोधक के बारे में देखिए। आंध्र प्रदेश 98, तेलंगाना 93%, केरल 88, कर्नाटक 84, बिहार 78 और महाराष्ट्र 77% जैसे राज्यों में महिला नसबंदी गर्भ निरोधक की आधुनिक पद्धति के रूप में जारी है। इन राज्यों में इतने असर पे महिलाओं की नसबंदी गर्भ निरोधक के बारे में आगे देखिए। और साथ ही समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर के मामले में देश के ज्यादातर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में काफी वृद्धि देखी गई है और यह हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, यानी 74%। बाल विवाह की स्थिति। बाल विवाह भी इससे संबंधित है कि ज्यादातर इससे महिलाएं प्रभावित होती हैं, लड़कियां। कि देश के कुछ राज्यों में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि देखी गई, जिनमें त्रिपुरा में 2015-16 में 33.1% था, जो बढ़कर अभी जो सर्वेक्षण हुआ है इसमें 40% हो गया है। 2019-20 के सर्वेक्षण में 40%। मणिपुर में जो 2015-16 में 13.7% था, 2019-20 में 16.30%। असम में जो 15-16 में 30.8% था से बढ़ के 2019-20 में 31.8% हो गया है। और पश्चिम बंगाल 41.6% और बिहार 40.8% जैसे राज्यों में वर्तमान समय में बाल विवाह की उच्च व्यापकता बनी हुई है। त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ये सारा डेटा तो महिलाओं से संबंधित डेटा है। तो घरेलू हिंसा के बारे में क्या सर्वेक्षण में आया? आमतौर पर अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरेलू हिंसा के मामलों में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन 5 राज्यों जैसे सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक में घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि, इन 5 राज्यों में वृद्धि हुई है और कर्नाटक में घरेलू हिंसा के मामले में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। और एनएफएचएस 4 में यहाँ घरेलू हिंसा के 20.6 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि एनएफएचएस 5 जो है अभी उसमें 44.4% हो गए हैं इस बार 2019-20 में। और इसके अतिरिक्त देश के 5 राज्यों असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और पश्चिम बंगाल में यौन हिंसा के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है। संस्थागत प्रसव के बारे में देखिए कि किस संस्था में प्रसव कराया जाता है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में से 4 से अधिक महिलाओं के संस्थागत प्रसव के साथ इसमें व्यापक वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। और कुल 22 में से 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थागत प्रसव का स्तर 90% से अधिक है। सिजेरियन सी सेक्शन प्रसव जो ऑपरेशन के द्वारा होता है, देश के अधिकांश राज्यों में सिजेरियन सेक्शन से होने वाले प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय द्वारा सिजेरियन सेक्शन के लिए आदर्श दर को 10 से 15% के बीच माना गया है।
पिछले 5 वर्षों में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों, विशेष रूप से निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर सी सेक्शन प्रसव में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है। और तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ कुछ राज्यों में निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर सी सेक्शन प्रसव के मामलों में 81% और 82% की भी वृद्धि देखी गई है। जब उनके समय लिंगानुपात सेक्स रेशियो के बारे में, अधिकांश राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एसआरबी सेक्स रेशियो एट बर्थ तो अपरिवर्तित रहा है या इसमें वृद्धि हो देखी गई है। और अधिकांश राज्यों में लिंगानुपात सामान्य से 952 या उससे अधिक है। मतलब वृद्धि देखी गई है, मतलब 1000 में 952 या इससे अधिक है अधिकांश राज्यों में। तो अच्छी बात है, थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के में जन्म के समय लिंगानुपात 900 से भी नीचे है, यानी 1000 पुरुषों में 900 से भी कम है आपका महिलाओं लड़कियों का दर। बाल पोषण से संबंधित देखिए, बाल पोषण संकेतकों में सभी राज्यों में मिश्रित पैटर्न देखने को मिलता है। जहां कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं कुछ अन्य राज्यों में मामूली गिरावट भी आई है। और देश में बहुत कम समय में स्टंटिंग और वेस्टिंग के मामलों में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। वित्तीय समायोजन, महिलाओं द्वारा जो संचालित बैंक खाते हैं वो NFHS 4 जो आया था रिपोर्ट और NHSF 5 के बीच उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। सफाई और स्वच्छ वायु के मामले में कि पिछले 4 वर्षों में 2015-16 से लेकर 19-20 के बीच में लगभग सभी 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता वाले परिवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है और क्या सुधार हो सकते हैं कि वर्तमान समय में सेवाओं को सुलभ, सस्ती और सभी के लिए स्वीकार बनाने हेतु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षाविदों और अन्य भागीदारों के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित प्रयासों को बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है। और NFHS 5 द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए, जो कार्यक्रम बताए गए उनको मजबूत बनाना, उनके अंतर्गत हस्तक्षेप हेतु कई नई रणनीतियों का विकास करना और अपेक्षित जानकारी प्रदान करना है। अतः सरकार एवं अधिकारियों को भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आज का आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। एक और है जो मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक नया लेकर के आज आ रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के डिबेट के बारे में। RS टीवी, LS टीवी डिबेट जो मैं हिंदी में लेके आता हूँ। ये जो डिबेट होता है ये अब राज्यसभा और लोकसभा टीवी पे आता है, इंग्लिश में है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसका कंटेंट हिंदी में लेकर के आता हूँ। और आज का टॉपिक है FATF और पाकिस्तान। IR का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF और पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दे देखिए। इसका संदर्भ क्या है पहले ये समझिए। FATF का मतलब है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ध्यान में रखेंगे। और पाकिस्तान क्या कह रहा है एक्चुअली, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये क्या करता है कि ये एक जो देश है इसके अंतर्गत आते हैं, अभी देश से भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये देशों को फिनेंशियल मुद्दे पे एक्शन लेने के लिए किया जाता है। इसके तहत देशों को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इसके ग्रे लिस्ट में शामिल है। तो ग्रे लिस्ट वालों को क्यों शामिल किया जाता है, ब्लैक लिस्ट में क्यों शामिल किया जाता है, शामिल होंगे तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा, ये ध्यान से पढ़िए। FATF और पाकिस्तान, FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मतलब यही है वित्त से संबंधित एक्शन के लिए टास्क फोर्स है कि FATF के ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा झेल रहे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा जारी की गई नई सूची का अनुपालन करते हुए 88 आतंकवादियों को प्रतिबंधित किया है। FATF एक्शन लेता है देशों पे, उन देशों पे जो लोग आतंकवादी घटनाओं और उससे जुड़ी हुई चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं उनसे। तो क्या कह रहा है, FATF ने ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है पाकिस्तान, अभी तो ग्रे लिस्ट में शामिल, आगे देखेंगे ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है। ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। तो ये क्या किया है कि अभी 88 आतंकवादियों को प्रतिबंधित किया है पाकिस्तान ने, तो इसीलिए अभी ग्रे लिस्ट में है, नहीं तो ब्लैक में चला जाता। आगे देखिए, प्रतिबंधित आतंकवादियों में कौन कौन, हाफिज सईद, मसूद अजहर एवं दाऊद इब्राहिम जी जैसे आतंकवादी शामिल हैं।
ज्ञातव्य है कि जून 2018 में पेरिस में स्थित एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते हुए पाकिस्तान को वर्ष 2019 के अंत तक इस पर कार्य योजना लागू करने के लिए कहा था। 2018 में, जून 2018 में पेरिस में स्थित है एफएटीएफ, इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और कहा था कि 2019 तक ऐसे मुद्दों पे आतंकवादियों को जो लोग वित्त पोषित करते हैं, जो लोग उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को बोला गया था, जो पाकिस्तान करने में भी विफल रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। और बाद में इस अवधि को वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बढ़ा भी दिया गया, क्योंकि बीच में फिर कोविड आ गया। आगे देखिए, अब एफएटीएफ क्या है पहले इसके बारे में जान लीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है एफएटीएफ, पहले इसके बारे में देखिए। एफएटीएफ की स्थापना वर्ष 1979 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 पहल पर हुई थी और एफएटीएफ का सचिवालय पेरिस में स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन ओसीईडी के मुख्यालय में निहित है। और एफएटीएफ का उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी विनियामक परिचालन उपायों और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। और क्या है, एफएटीएफ की सिफारिशों को वर्ष 1990 में पहली बार लागू किया गया था और उसके बाद 1996, 2001, 2003 और 2002 में एफएटीएफ के सिफारिशों को संशोधित भी किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक और अद्यतन रहे और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक बना रहे। और किसी भी देश का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अगर शामिल होता है तो उसका अर्थ क्या है कि किसी भी देश का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा। अपने यहाँ पे वो मनी लॉन्ड्रिंग में अंकुश और आतंकवादी फंड, आतंकवादियों को पोषण के लिए फंड अगर देता है, अगर कोई भी संस्था या तो उसको वो रोकने में विफल रहा है, उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। और पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और किसी भी देश का एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट, और देखिए दो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी फिर बंद हो जाएगी। तो ग्रे में इसलिए शामिल किया जाता है कि वो इन चीजों को रोक नहीं पाया, और जब ये रोक नहीं पाएगा तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जब ब्लैक लिस्ट में कोई देश अगर शामिल हो जाता है तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो लोन देती हैं, उधार देती हैं देशों के विकास के लिए, वो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब उस देश को वित्तीय सहायता देना, कर्ज देने के लिए मना कर देंगी। और देखिए क्या कह रहा है, एफएटीएफ द्वारा जारी की जाने वाली ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। क्या है ग्रे लिस्ट, ध्यान से पढ़िए। जिस देश पर यह संदेह होता है कि वह ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे आतंकवादी संगठन को मिलने वाला वित्त पोषण बाधित हो, तथा वो देश जो अपने यहाँ AML-CTF यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए हैं, किंतु वो इसे नियंत्रित करने हेतु किसी कार्य योजना के प्रति प्रतिबद्ध हैं लेकिन कर नहीं पाए हैं, तो उन लोगों को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाया है, उसको ऐसा करने के लिए कहा गया था, इसलिए पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब क्या है ब्लैक लिस्ट? यदि यह साबित हो जाए कि किसी देश से आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है, किसी भी देश से, और जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए वह वो नहीं कर रहा है, तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान रोक लगा नहीं पाया है तो अब ये सब नहीं कर पाएगा, तो उसको फिर सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब आप फंडिंग करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा तो जितने भी इंटरनेशनल वित्त पोषित संस्थान है, विश्व बैंक वगैरह, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह, जो लोग लोन देते हैं वो लोग फिर लोन देना बंद कर देंगे, कर्ज देना बंद कर देंगे उस देश को। अब देखिए ये पॉइंट पढ़िए, सारा क्लियर होगा। किसी देश का ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का परिणाम क्या होगा? क्या होगा परिणाम? यदि किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस देश में अन्य देश निवेश करना
बंद कर देते हैं। कोई भी देश उस देश में फिर निवेश नहीं करेगा और साथ ही देश को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मिलना भी बंद हो जाएगा। जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सहयोग मिलता है इन लोगों को, आर्थिक सहयोग, वो सभी मिलना बंद हो जाएगा, जैसे भी आगे देखेंगे। और जो विदेशी कारोबारी और जो बैंक हैं उस देश में कारोबार करना उनका मुश्किल हो जाएगा, वो कारोबार बंद कर देंगे। और जितनी भी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ब्लैक लिस्ट में शामिल देश से अपना कारोबार समेट लेंगी, क्योंकि उनको वहां पे नुकसान होगा, उनको फंड मिलेगा इन उस देश को, तो सब हटा लेंगे। और ब्लैक लिस्ट में शामिल देश को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। ये वो संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल स्तर पे देशों को कर्ज देती है उनके विकास के लिए, तो इन संस्थाओं से उसको कर्ज मिलना भी बंद हो जाएगा। किसी तरीके का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग नहीं होगा। इसके अलावा रेटिंग कंपनियां जैसे मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिट से उसकी रेटिंग भी हट जाएगी। और पाकिस्तान को संभवतः अभी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, क्योंकि वह आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकने एवं दोषियों को दंडित करने में विफल रहा है। तो अभी ग्रे लिस्ट में है, बाद में इसको शामिल कर ले लिया जाएगा अगर इसने इन चीजों को नहीं किया तो। और इस वर्ष फरवरी में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को बताया गया कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उसकी सभी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और अगर वो जून तक वित्त पोषित आतंकियों को दंडित नहीं करता एवं मुकदमा नहीं चलाता है तो एफएटीएफ उस पर फिर कार्रवाई करेगा। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन बीच में वही कोविड का दौर आ गया, फरवरी में बताया गया उसको, लेकिन मार्च में कोविड का दौर आ गया तो थोड़ा सा इसके डेट को बढ़ा दिया गया। और क्या कह रहा है, एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को 27 पॉइंट कार्य योजना दिया था, 27 पॉइंट दिए थे इस कार्य योजना से संबंधित, जिसे पूरा करने के लिए 1 साल की समय सीमा दी गई थी, जो सितंबर 2019 में ही समाप्त हो गई है। और पाकिस्तान इस 27 पॉइंट कार्य योजना को पूरा नहीं कर पाया। इस बात पर एफएटीएफ ने पाकिस्तान की असफलता पर गंभीर चिंता भी व्यक्त किया है। अब एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी निगरानी सूची में रखने का निश्चय क्यों किया है, इस पर निगरानी रखेंगे क्यों, क्योंकि पाकिस्तान वर्ष 2012 से 15 तक इसी सूची अर्थात ग्रे लिस्ट में उस समय भी मौजूद था। और पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित समूहों जैसे कि लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहा है। और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे उनके नेता लगातार सार्वजनिक रैलियां आयोजित करते हैं एवं स्वतंत्र रूप से गार्नर सपोर्ट और उपहार भी प्रदान करते रहते हैं, और पाकिस्तान इन लोगों को रोक नहीं पाया है। लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद दोनों भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों का श्रेय भी लेते हैं और भारत में होने वाले इस प्रकार के आतंकवादी हमलों की प्रशंसा भी करते हैं। और इन संगठनों ने पाकिस्तान में अपना बेस कैंप मुरीदके एवं बहावलपुर किले जैसे मुख्यालय के रूप में स्थापित किए हैं, लेकिन उन मुख्यालयों पर पाकिस्तान सरकार द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इससे जुड़ा हुआ निष्कर्ष क्या है, ग्रे लिस्ट में रहना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है एवं दिखावे के लिए कई कार्य योजना लाता रहा है, जो अंततः केवल एक कागजी कार्रवाई होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये एफएटीएफ ने अब चेतावनी दी है कि अगर नहीं हुआ तो ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे। और इससे जुड़ा हुआ मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी मैं लेके आया हूं कि एफएटीएफ द्वारा जारी की जाने वाली सूचियों एवं उसके निहितार्थ को समझाते हुए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में आप लोग इसको लिखिएगा, लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करिएगा। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ पे यह अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी फॉलो कर लेंगे। क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अनअकैडमी का जो ये लिंक है अगर उस पर ना हो तो आप लोग डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी स्वदीप कुमार अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप लोग उस पर ज्वाइन करके उस प्रश्न का उत्तर लिख के मुझे भेजिएगा। और ये आज की क्लास थी, और कल फिर हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे अपने समय पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।